हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएसटी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 4 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसमें आपका भूगोल और इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। भूगोल के 40 प्रश्न और अर्थशास्त्र के इसमें 40 प्रश्न है। इसके पहले हमने जो 4 सेट किए थे उसमें आपका हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रश्न थे, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो जो है सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ऑप्शन 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा? तो आपका डूरंड रेखा। अच्छा, भारत जो है अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है आपका भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट, पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन ये कानपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड ऑप्शन सी कोचीन में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिपयार्ड क्या होता है? तो जहां पर जहाजों का निर्माण और मरम्मत होता है वो आपका शिपयार्ड होता है। ठीक है, और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। और ये कहां पे है? तो ये आपका कोचीन में है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर में पानी कहां से प्राप्त होता है? इंदिरा गांधी नहर में पानी कहां से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी और ब्यास नदी से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज स्थित है। कौन सा बैराज? हरिके बैराज। और यहीं से जो है इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। इसकी लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है और यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहती है। इसका पुराना नाम पूछा जाए तो राजस्थान नहर। राजस्थान नहर जो है इसका पुराना नाम है। और इसे राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा कहा जाता है। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मरुगंगा किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोदा गया था? तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई, असम में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब खोदा गया था? तो 1901 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तो ये उड़ीसा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है? देखते हैं, गोरखपुर। तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे, करेक्ट है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे, ये भी सही है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, ये भी सही है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे? तो ऑप्शन डी, बैरन द्वीप। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैरन द्वीप कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ये बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। ठीक है, और कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? सभी को पता होगा, काफी कॉमन प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी की बात करें तो इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। इसे रेगुर मिट्टी,
इसे कपासी मिट्टी और इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और ये दक्कन के पठार के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में यहाँ पाई जाती है। और ये कपास के लिए क्या होती है, उपजाऊ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जो अरब सागर में नदियां यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जो अरब सागर में नदियां जाके गिरती हैं। जैसे आपका नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, साबरमती, माही, ये सब जो है अरब सागर में जाके गिरती हैं। बाकी अगर बात करें गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। और जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो अरब सागर में जाके गिरती हैं नदियां, वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की बात करें, ये कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से यहाँ निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो ये आपका 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। और प्रश्न बनता है इसमें कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है ये, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो नर्मदा नदी है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इस पर आपका जलप्रपात ध्यान रखिएगा। जलप्रपात कौन कौन से है इस पे? दुग्ध सागर जलप्रपात। दुग्ध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर। एक है आपका कपिल धारा, कपिल धारा, ये भी आपका नर्मदा नदी पर। और एक है धुआंधार, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। अगर बांध पूछा जाए तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। एक और है इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, ये भी आपका नर्मदा नदी पर है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। पहला, लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। लघु ज्वार भाटा कब पैदा होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्ध चंद्र के समय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ज्वार भाटा क्या होता है? तो समुद्री सतह पर ज्वार व भाटा की उत्पत्ति सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्री बल के प्रभाव से होता है। जब जल ऊपर जाता है समुद्र का, वो क्या होता है? ज्वार होता है। जब नीचे आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भाटा कहा जाता है। देखिए, दो स्थिति बनती है। एक, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब तीनों एक सीध में होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सिजगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिजगी कहा जाता है। और इस दिन कौन सा ज्वार आता है? तो इस दिन दीर्घ ज्वार आता है। कौन सा ज्वार? दीर्घ ज्वार आता है। और ये कब होता है? तो ये अमावस्या व पूर्णिमा के दिन होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और दूसरी कंडीशन है आपका, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जो है समकोण पे होते हैं। जब समकोण पे होते हैं तब कौन सा ज्वार होता है? तो आपका निम्न ज्वार होता है। तब उस दिन कौन सा ज्वार? निम्न ज्वार। और ये कब होता है? तो ये आपका कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को आता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, इंद्रावती नदी ये आपका सिंधु की सहायक नदी नहीं है। बाकी झेलम, सतलज, चेनाब ये आपका सिंधु की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी की बात करें तो इस पे एक जलप्रपात स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। तो ये किस नदी पर? तो ये आपका इंद्रावती नदी पर। और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। और राज्य पूछा जाए तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? अवक्षेपण का कौन सा रूप नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, कुहासा पड़ना ये अवक्षेपण का रूप नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण क्या होता है? तो अवक्षेपण अलग अलग तापमान पर संघनन का होना क्या कहलाता है? अवक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है, सभी को पता होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। और ये किस राज्य में है? तो ये आपका सिक्किम में है। किस राज्य में? सिक्किम में है। और इसकी अगर ऊंचाई पूछा जाए कितनी है? तो
86 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सभी को पता है, नेपाल में है। अगला, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो है कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पृथ्वी को देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को देशांतर के 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री घूमने में आपका 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्कन दर्रा किनके बीच स्थित है? दक्कन पास, ये इंपॉर्टेंट है। दक्कन पास जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण और लिटिल यानी लघु अंडमान द्वीप समूह के बीच में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला, शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है। शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे आपका तराई कहा जाता है, यानी भाभर और तराई कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक के दक्षिणी भाग को भाभर और तराई कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? ट्रांस हिमालय होता है। उसके बाद क्या होता है? आपका महान हिमालय। और उसके बाद फिर आपका मध्य हिमालय। और उसके नीचे आपका क्या होता है? शिवालिक श्रेणी होती है। और शिवालिक श्रेणी के नीचे आपका क्या होता है? तो ये आपका भाभर और तराई होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भाभर में क्या होता है? नदियां यहाँ पे आके विलुप्त हो जाती हैं। और ये जो है कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होता है। नदियां आके विलुप्त हो जाती हैं और जब थोड़ी देर बाद जो है आगे चलकर नदियां ऊपर आ जाती हैं तो कौन सा क्षेत्र हो जाता है? आपका तराई का क्षेत्र हो जाता है। अगला, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें क्रम, सबसे नजदीक कौन सा आता है? देखिए, ये सूर्य है, उसके बाद सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह आता है, उसके बाद आपका पृथ्वी, उसके बाद कौन सा? मंगल। क्रम ध्यान रखिए, पूछा जाता है। बृहस्पति, उसके बाद आपका शनि, अरुण, फिर लास्ट में कौन आता है? वरुण आता है। ठीक है। अब बुध जो है ये क्या है? सबसे छोटा ग्रह। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह है। और शुक्र की बात करें तो ये क्या है? सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र है। पृथ्वी की बात करें तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और मंगल की बात करें तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति क्या है आपका? ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है। शनि की बात करें, जो इसका एक उपग्रह ध्यान रखिए आपका टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये आपका शनि का उपग्रह है। ठीक है। अरुण ग्रह की बात करें तो ये आपका नीला और हरे रंग का होता है, अरुण ग्रह। वरुण की बात करें, इसका भी एक उपग्रह ध्यान रखिए आप, वरुण का। वरुण का क्या उपग्रह? ये आपका ट्राइटन है। देखिए, शनि का आपका टाइटन है, शनि का टाइटन ये है, लेकिन इसका क्या है? ट्राइटन है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। नेक्स्ट, वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस है। वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो आपका CO2 तथा मेथेन, जिसे आप ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया कहाँ पे? ओस्लो में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओस्लो, नॉर्वे में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है। अच्छा, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और कौन होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, इसके अलावा हमने NCERT का भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है?
क्लाइमेट यानी जलवायु किस भाषा से, तो ग्रीक भाषा से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु किसे कहते हैं, तो किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं के औसत को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। जलवायु ध्यान रखिएगा लंबे समय के लिए होता है, ठीक है, लंबे समय अवधि का होता है जलवायु। भारत में कैसे जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। अगला प्रश्न है, आर्द्रता का मापन किया जाता है। ये प्रश्न आपकी बीपीएससी में बन चुका है प्रश्न, ध्यान रखिएगा इसको, बीपीएससी 6 to 8 में प्रश्न बना है। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, तो ये आपका हाइग्रोमीटर से किया जाता है। ध्यान रखिए हाइग्रोमीटर है, जिसे हिंदी में आर्द्रता मापी कहते हैं, आर्द्रता मापी। एक है आपका ये हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो ये आपका द्रव का घनत्व नापा जाता है। द्रव का घनत्व, हाइड्रो यानी जल का, हाइड्रो से आपका जल, तो जल का घनत्व नापा जाता है हाइड्रोमीटर से, और हाइग्रोमीटर से क्या, आर्द्रता मापी जाती है। अला एक समुद्री मील बराबर होती है, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो आपका 852 मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा की बात कर रहा है, कहां से नहीं गुजरती है, तो ये आपका महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी। देखिए भारतीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है, तो 82.5 डिग्री देशांतर को कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा। और ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये महाराष्ट्र से होकर नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श होती है, तो आपका हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। देखिए म्यांमार से कौन कौन सीमा लगाता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश लगाता है, नागालैंड भी लगाता है, मिजोरम भी लगाता है और मणिपुर भी लगाता है। लेकिन सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश की लगती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपका हो जाएगा अन्नामुड़ी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये आपका 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका दोदा बेट्टा, और ये नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। नीलगिरी पे एक जनजाति रहती है, अक्सर पूछा जाता है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति आपका नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। गुरु शिखर, गुरु शिखर जो है आपका ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। महेंद्रगिरी की बात करें तो ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। नीलांग घाटी, तो ये आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी, नीलांग घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक घाटी है और आपका फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो है ये किस राज्य में है, तो ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक। नेक्स्ट, मेघालय का पठार भाग है, मेघालय का पठार ये किसका भाग है, तो ये आपका प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए मेघालय का पठार ये प्रायद्वीपीय, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, और ये आपके इधर मेघालय का पठार है, तो ये आपका इसी का भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का ही। और इसके बीच में ध्यान रखिएगा, इसके बीच में कौन सा गैप है, मालदा गैप, ये पूछा जाता है, मालदा गैप है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो आपका 9 राज्य जो है तट से लगे हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कौन कौन से राज्य हैं, आपका गुजरात है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है। 9 राज्य हैं। और सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, गुजरात की सबसे लंबी है, और सबसे कम किसकी है, तो गोवा की सबसे कम है। अला विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अला गद्दी लोग निवास करते हैं, गद्दी लोग, तो ये आपका ये हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, मंदाकिनी नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अलकनंदा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी
जब मिलती है कौन सा प्रयाग बनता है आपका? रुद्र प्रयाग बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलने से कौन सा प्रयाग? तो रुद्र प्रयाग बनता है। अच्छा, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? तो देव प्रयाग बनता है। अलकनंदा धौली गंगा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग। और हम बात करते हैं, ये तो 3 प्रयाग हो गए, और हम बात करें गंगा यमुना मिलने के बाद ये आपका प्रयाग बनता है, कहाँ पे? इलाहाबाद में है। एक पंच प्रयाग जो उत्तराखंड में है, एक तो मैंने 3 बता दिया, एक और आपका है अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा और पिंडार जब मिलती हैं तो कौन सा संगम बनता है? तो आपका कड़ प्रयाग बनता है। और एक है अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जब मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? तो आपका नंद प्रयाग बनता है। पंच प्रयाग ध्यान रखिए आपका, ये रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, पिंडार और अलकनंदा मिलने से कड़ प्रयाग, उसके बाद आपका नंद प्रयाग, पंच प्रयाग हैं ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन बी, भालकुंड। ऑप्शन बी इसका राइट है। बाकी कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट, ये सब क्या किस पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पे ये सब है, इसको ध्यान रखिएगा, पीछे मैंने बताया भी था। एक है आपका दूध सागर, ये आपका दुग्ध धारा है। एक है दूध सागर। दूध सागर ये जो है, ये जलप्रपात कहाँ पे है, किस नदी पर? तो ये आपका मांडोवी नदी पर है। मांडोवी नदी पर है आपका ये दूध सागर जलप्रपात है, और ये जो है कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये दूध सागर है और ये दुग्ध धारा है। अला भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसी मानसून से होती है। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। भोजपत्र, ये आपका एनसीईआरटी में भोजपत्र मिलता है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पे? तो आपका हिमालय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो नलकूप से जो है सर्वाधिक सिंचाई आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? कौन सा राज्य जो है भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर, सॉरी हाँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? अब तक आपका ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज आपका ये क्या है? तो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, और ये महानगरों को जोड़ने वाला या राजमार्ग है। महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। महानगर कौन कौन से हैं? तो आपका दिल्ली हो गया, इधर से जुड़ता है, फिर इधर आपका जो है मुंबई, फिर इधर आपका चेन्नई, फिर इधर आपका कोलकाता। इन चारों को जोड़ता है ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब हम अर्थशास्त्र के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा सर विश्वेश्वरैया को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें भारतीय नियोजन का जनक कहा जाता है। ये पूछा जाता है, भारतीय नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? तो सर विश्वेश्वरैया को। ये जीके में पूछा जाता है, स्टैटिक जीके में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने आर्थिक नियोजन का पहला प्रयास जो है 1934 में किया था। ठीक है, आर्थिक नियोजन से संबंधित बॉम्बे योजना कब सामने आई? बॉम्बे योजना कब सामने आई थी? तो आपका 1944 में आई थी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भारत के प्रमुख उद्योगपतियों का एक समूह था, बॉम्बे योजना। अगला, स्वतंत्र भारत का पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो आपका 1948 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उस समय उद्योग मंत्री थे। अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? सर्वोदय योजना यानी सभी का उदय, इस योजना का विकास किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी। जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक। बीपीएससी इनसे प्रश्न जरूर पूछती है। अगला प्रश्न है,
पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना तो ये आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकाल की बात करें अगर 1951 से 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। अच्छा, बात करें अगर हम योजना आयोग की, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुआ था। किसकी स्थापना? योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी 1951 से 1956। अगर हम दूसरी की बात करें तो 1956 से 1961 तक। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? फेमा की बात हो रही है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ये आपका लागू हुआ था 1999 में। देखिए 1999 में ये क्या हुआ था? आया था। और लागू पूछा है तो लागू हुआ था आपका सन 2000 में। ऑप्शन सी। अगला, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो पहला बजट आपका जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर के षणमुखम शेट्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर, आर के पड़मुखम शेट्टी इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। देखिए ये तो स्वतंत्र भारत का हो गया, लेकिन अगर पूछा जाए संविधान लागू होने के बाद यानी गणतंत्र भारत का जो है पहला बजट किसने? तो आपका जॉन मथाई। किसने किया था? जॉन मथाई ने किया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका डीटी लकड़वाले। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। अच्छा, रोलिंग प्लान जो है कौन सी सरकार लाई थी? जनता सरकार, जनता पार्टी दल लाई थी। और ये कब? तो ये आपका 1978 से 1980। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये प्रश्न आ चुका है और ये एनसीईआरटी में भी है। ये आपका 1998 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998 में। अब वित्त मंत्री कौन थे उस समय? यशवंत सिन्हा उस समय वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये सब प्रश्न बनते हैं तो आपका हो जाएगा ये जयपुर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो ये आपका 1980 से 1985 तक। अगला, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम ये आपका राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह लॉन्च कब किया गया था? 25 दिसंबर सन 2000 को यह लागू किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन सा नहीं है? तो नाबार्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाबार्ड की स्थापना पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो ये आपका इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश पर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ऑप्शन सी। अगला, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह होगी। तो ये आपका कितना? 3000 रुपए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, समुदाय विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? समुदाय विकास कार्यक्रम तो आपका 2 अक्टूबर 1952 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कब शुरू हुआ था? तो आपका 1952। बीपीएससी ऐसे प्रश्न बहुत पूछती है जिसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं सही होता। अब की बार देखा होगा आप लोगों ने। अगला प्रश्न है, भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए डीजीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए? तो 8% होनी चाहिए विकास दर। अगला प्रश्न है, बजट
19-20 में घोषित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या था? तो आपका खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन का लाभ देना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? बिहार में किस प्रकार के उद्योग? तो आपका कृषि आधारित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो अभी मैंने बताया था ऑप्शन ए फ्लॉल-डोमर मॉडल, दूसरा आपका महल-नोबिस मॉडल। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपका 31%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण का लगभग 68.8% है और इसका 31.16। अगला, भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नीति का पूरा स्वरूप क्या है यानी पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वर्तमान में सीईओ ध्यान रखिएगा वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। वी.वी.आर. सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके क्या है? सीईओ हैं। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। अगला, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है तो 4%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल की बात करें तो ये आपका 2012 से 2017 तक था, लेकिन 2014 तक ही चला। उसके बाद कौन सा आ गया इसकी जगह पे? नियोजन आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया। अगला प्रश्न है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी उत्पाद को प्रतिभोगी योगी बनाना। ऑप्शन डी इसका, देखिए ऑप्शन क्या हो जाए? ई इसका होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक डिजाइन विनिर्माण केंद्र में बदलना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका कोई सही नहीं है। अच्छा, सरकार की जो ये मेक इन इंडिया है नीति और ये लागू कब हुई थी? ये आपका 25 सितंबर 2014 को यह आया था। ठीक है, मेक इन इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है? कौन जो है औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित नहीं करता? ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई कोई नहीं, सारे करते हैं। इसमें आपका देखिए मेक इन इंडिया भी करता है, स्टार्टअप इंडिया करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करता है, डिजिटल इंडिया भी करता है औद्योगिक विकास में, लेकिन इसमें पूछा है नहीं करता है। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी करते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला, बैंक दर का आशय है। बैंक दर क्या है? तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है वो क्या होता है? बैंक दर होता है। ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक क्या है? ब्याज दर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार दिया था? स्वयं सेवा समूह का विचार किसने दिया था? तो ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। इन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्हें ग्रामीण बैंक का संस्थापक कहा जाता है। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कहा जाता है, ये बांग्लादेश के हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक नहीं है? कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सभी हैं वैसे देखा जाए, इसमें नहीं पूछा है इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा। क्योंकि अगर हम कुशल सिंचाई करेंगे, गुणवत्ता युक्त बीज उपयोग करेंगे, कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1977 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका? रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है।
अगला, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 5 हैं। अगर ऑप्शन में अगर 5 ना हो तो 4 लगा सकते हैं आप, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 25 अगस्त 1907 को हुई थी। ऑप्शन सी, जमशेदपुर में। अगला, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी बार कब किया गया था? दूसरी बार 1980 में किया गया था। 6 बैंकों का। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये प्रश्न आ चुका है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1929 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? प्रथम सूती कपड़ा मिल तो ये आपका मुंबई में स्थापित की गई थी। कब? तो ये आपका हो जाएगा 1854 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1854 में। किसके द्वारा? तो काउसजी नाना भाई डाबर और तारदेव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 में। ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है? इसकी डेट क्या होती है? तो आपका हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन हो इसमें ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, पूछा गया है प्रश्न। अगला, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई तो ये आपका कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1989 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना यानी ILO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ऑप्शन बी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, हमने सारे प्रश्न कर लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।